इकबाल आज शाम ही निकल जाओ, निकाह का इंतज़ाम करो, मैं मरियम को बहला फुसला कर लाता हूँ। ताया ने हदायत दी। ताई मुंह बनाकर बोली, चलें ठीक है, देखते हैं आप कैसे बहला फुसला देते हैं। अभी मरियम बाहर गई है, मौका अच्छा है। आप जाने से पहले उसके सामान से उसका इकबाल साहब हिदायत दी, पासपोर्ट निकाल लें। मेरे राज दुलारो, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, शादी में नहीं, जल्दी करो। कमरे में लगे स्पीकर में हमज़ा की आवाज़ गूंजी। बड़े स्टाइल से तैयार होकर, बाल बनाकर गुड्डू और पप्पू ने अपने कमरे से बाहर आए और उनका रुख हमज़ा के कमरे की तरफ था, जहां हमज़ा तैयार बैठा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। गुड्डू ने ज़ोर से दरवाज़ा खोल कर ऐलान किया कि चाचू हम आ गए। वो चलता हुआ हमज़ा की ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया और अब हमज़ा को घूरती नज़रों से देख रहा था। दूसरी जानिब हमज़ा और दूसरों की तैयारी को सर से पैर तक चेक किया और फिर उठकर ड्रेसिंग टेबल पर आया और मेज़ पर रखी ढेर सारी कीमती परफ्यूम की बोतलों में से एक बोतल उठाई और पहले गुड्डू के जानिब मुड़ा। गुड्डू ने दोनों हाथ उठाकर अच्छी तरह से परफ्यूम लगवाया और फिर पप्पू की बारी आई तो उसमें से अपने छोटे बाजुओं को उठाकर खुद पर परफ्यूम लगाया और अब तीनों चचा भतीजे सक करते तैयार हो चुके थे। खुशबुओं से डूबे गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद के एक मशहूर मॉल की तरफ रवाना हुआ। हमज़ा ने मॉल पहुंचकर गाड़ी पार्क की, पप्पू को गोद में उठाया और गुड्डू को हाथ पकड़ा और अंदर की जानिब चला गया। उसका रुख टॉय शॉप की तरफ था और उसका इरादा उन्हें ढेर सारे खिलौने दिलवाने का था ताकि केबल टीवी और इस तरह की तरफ तवज्जो ना दें। अच्छी खासी शॉपिंग करने के बाद जब ये तीनों वापस पार्किंग में आए तो हमज़ा की जीप के पीछे एक मर्सिडीज़ खड़ी हुई थी और ऐसे पार्क थी कि हमज़ा की गाड़ी निकालना मुश्किल था। तो बच्चों की गाड़ी में बैठने के बाद चंद मिनट उसने इंतज़ार किया और फिर सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ा। उसने अपना सर्विस कार्ड दिखाया। हमज़ा ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। खान साहब, कुछ पता है कि ये गाड़ी किसकी है? पूछा। सर, एक लंबी गोरी सी तकरीबन 20 साल की लड़की के लंबे बाल थे और जीन्स शर्ट में मलबूस थी। अभी 10 मिनट पहले ही आई है और जब वो इधर पार्क कर रही थी तभी मैंने उसे मना किया था और बता दिया था कि आप गलत पार्क कर रही हैं और फिर भी मुझे ये बात सुनाती हुई एक डिज़ाइनर शॉप का पता सिक्योरिटी गार्ड से तफसील से बताया और पूछकर अंदर चली गई। हमज़ा ने सर हटाता बच्चों की तरफ नज़र रखने की हिदायत की और बच्चों को गाड़ी में लॉक करके तेज़ रफ्तार उठाता गार्ड की बताई हुई शॉप की तरफ चला गया। सामने ही सड़क वाली बदतमीज़ लड़की खड़ी हुई थी और सजे लिबास देख रही थी। हमज़ा तेज़ी से चलता उस बदतमीज़ लड़की के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हुआ। मरियम फंकारी, बदतमीज़ आदमी, सामने से हटो। फिर उसके गौर से अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा। तुम वही हो ना, सड़ू हो ना, जिसने सुबह वो बुरी तरह चूंकी थी। वो अल्फाज चबा चबा कर बोला, याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। हाँ, मैं वही हूँ सड़ू। तुम इधर क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रहे हो? हमज़ा ने बड़े इत्मीनान से मरियम के हाथ से ड्रेस लेकर साइड पर रखी। मैडम, गाड़ी किस तरह पार्क की है? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि चल कर के अपने खटारा हटाओ, मुझे अपनी जीप निकालनी है। मिस्टर सड़ू, तुम बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं शॉपिंग ख़त्म करके जब आऊँगी तो गाड़ी हटा दूँगी। मरियम ने खुद से बोल पड़ी थी और हमज़ा ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली। मरियम तिलतमाई पर हमज़ा पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो मज़ीद, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मेरा हाथ। आगे बढ़ा। मरियम घबरा गई। तुम मेरे अपने करीब क्यों आ रहे हो? पीछे हटो। हमज़ा ने उसकी आंखों को झांका। गाड़ी हटा ही हो या नहीं? मरियम पैर पटकती बाहर निकल गई। जंगली इंसान, दूर रहो हटो मुझसे। हमज़ा भी बड़े आराम से सीढ़ी बजाता बाहर निकला तो मरियम की गाड़ी हटाते तेज़ी से अपनी कार निकाल कर चला गया। मरियम गुस्से से दांत पीसती गाड़ी लॉक करके वापस अंदर चली गई। बदतमीज़ जंगली कहीं का। मरियम का मूड ख़राब हो चुका था और वो बेदिली से सामने पड़े लिबास उठाकर कमेंट करके बाहर निकली थी। उसका फ़ोन बज उठा था, नंबर अनजान था। गाड़ी में बैठते ही फ़ोन उठाया। एक बारी आवाज़ सुनाई दी, मरियम शाह बात कर रही हैं? मरियम ने पूछा। जी, मैं मरियम शाह हूँ। मरियम, मैं आपके वालिद का करनी हूँ, कई दिनों से आपसे रब्ता करना चाह रहा था। आप बैरिस्टर शकील अहमद से के ताया इकबाल साहब से कहा था कि आप मिलना नहीं चाहती, आगाह किया। मरियम तो ये सुनकर हैरान रह गई क्योंकि ताया अंकल ने कहा था कि वकील साहब शहर से बाहर। मरियम ने फैसला कुन नज़रों से उनको देखा। सर, आप कल 9 बजे घर आ जाइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी, कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अब मरियम का रुख घर की जानिब ताया था कि झूठ क्यों बोला, ये सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए वो घर पहुँची थी और सीधा जाकर ताया अंकल के रूम में आ गई। ताई जो फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे मरियम बेटा, इतनी जल्दी आ गई, क्या शॉपिंग नहीं की तुमने? खड़ी थी और उसे देखकर बुखला गई।
ताया अंकल आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? पापा के वकील शहर से बाहर गए हैं। मरियम ताई को इग्नोर करती सीधे इकबाल साहब के सामने आई थी। ताया ने उसे टोका, मरियम ये तुमसे किसने कहा है? आप ना माने पर मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे झूठ बोला है और क्यों बोला है ये सुबह वो फंकारती जब वकील साहब आएंगे पता चल जाएगा। इकबाल साहब का गुस्से से बुरा हाल था। सारी जायदाद हाथ से निकलती महसूस हो रही थी। वो आगे बढ़े और मरियम को गर्दन से पकड़ लिया। वो उसकी नाजुक तुझ जैसी संपोली को तेरे माँ बाप के साथ ही मार देना चाहिए था। गर्दन की बेदर्दी से दबा दिया। मरियम की सांस अखड़ रही थी, आंखें तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी और फूलों से नाजुक लड़की अपने ताया को कत्ल के रूप में देख रही थी और फिर हाथ पैर मारती खुद को आज़ाद करवाने की जद्दोजहद करती। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। इसका सर बेड के किनारे से टकराया और पट्टी के साथ ही खून की लकीर भी निकल आई थी। ज़ुहैब को बुलाओ और सारे मुलाजमीन को छुट्टी दे दो। इतनी देर में उसे चादर में लपेटा। इकबाल साहब ने साकत खड़ी ताई को देखा। ताई सर हिलाती हुई तेज़ी से बाहर निकल गई। सब मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई और दरवाजे बंद करते ज़ुहैब को लेकर इकबाल साहब के पास आई। ज़ुहैब इसको उठाकर गाड़ी की डिग्गी में डालो और बेगम तुम इसका सारा सामान समेट कर आग लगा दो। ये कहकर इकबाल साहब गाड़ी की जानिब चले गए। तेज़ी से दौड़ती गाड़ी मार्गला हिल से ज़रा दूर रिवॉल्वर जेब में रखा और झील की तरफ रवाना हुए। रात का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। झील के साथ पहुंचकर वो गाड़ी में बैठकर रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगे। आधी रात के वक्त दो साए गाड़ी से उतरे और डिग्गी में छुपाई मरियम को निकाला और रावल झील में फेंक दिया। ज़मीन, जायदाद, पैसे की लालच एक ऐसी बमर होती है जो खून के रिश्तों का एहतराम बुला देती है, भाई का दुश्मन बना देती है। इकबाल साहब बड़ी सफाकी से बाय बाय प्यारी भतीजी, भाई साहब को सलाम देना बोलते हुए वहाँ से हाथ झाड़ते निकल गए। हमज़ा दोनों बच्चों को लेकर एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट में आया था। पहले मनपसंद शॉपिंग, फिर जी भरकर प्ले लैंड में मस्ती की और अब डिनर। पप्पू और गुड्डू दोनों ही बहुत खुश थे। वेटर ने उनकी टेबल तक रहनुमाई की तो उनके बैठे के बाद तेज़ी से मेन्यू का ऑर्डर कर डाला। हमज़ा सामने रखा। गोल मटोल पप्पू ने खूनखार नज़रों से पहले वेटर को घूरा और फिर हमज़ा को मतवज्जा किया। चाचू, इसने हमसे मेन्यू बुक क्यों नहीं दी? हम खाना नहीं खाएंगे। वेटर ने बुखलाकर इस सुर्ख सफ़ेद फूले गालों वाले बच्चे को देखा। सॉरी सर, मैं आपके बच्चे इतने छोटे हैं, मैंने सोचा कि ये मेन्यू कहाँ पढ़ेंगे। वेटर ने माजरत की। तेज़ी से मेन्यू लाकर उन दोनों शैतानों के सामने रख दिया जो अब पिक्स देखकर डिश सेलेक्ट कर रहे थे। डिश सेलेक्ट करके अभी वो तीनों चचा भतीजे ऑर्डर करके फारिग हुए थे कि हमज़ा को कमिश्नर साहब अपनी अहलिया और सालिमा हीन के साथ अंदर आते हुए नजर आया। हमज़ा बड़बड़ा कर मारे गए, ये कहाँ से टपक आए। गुड्डू और पप्पू ने हमज़ा की नज़रों से ताक़ुब किया तो उन्हें भी कमिश्नर अंकल और उसकी फैमिली नज़र आ गई। गुड्डू और पप्पू की एक नज़र हमज़ा के परेशान चेहरे पर देखा और फिर दोनों सीधे होकर बड़ी तमीज़ से बैठ गए। कमिश्नर साहब ने पास आकर कहा, हमज़ा माय बॉय, व्हाट अ सरप्राइज़। ना चाहते हुए भी वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर हमज़ा ने उन दोनों को सलाम का जवाब दिया। और यहाँ पर हमारी केस का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।